सो गाइस, इस वीडियो में हम जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी के एक इम्पॉर्टेंट पेपर यानी कि सेक 3 मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के यूनिट 4 को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस वीडियो में बेसिकली हम उसके टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और इससे पहले के जितने भी यूनिट थे, मतलब कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, जितने भी यूनिट थे, इन तीनों पे जो है वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो आप वीडियो को देख सकते हो। आई बटन पर आपको उन वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि सेक 3 पढ़ना काफ़ी आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। बैठ जाओ। अरे आसान नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनका क्या है, इसके तो आगे भी लोग बैठते हैं, पीछे भी लोग बैठते हैं, कैसे कैसे लोग बैठते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा यूनिट 4 है यानी कि स्टैटिक्स, ये बेसिकली जो है 15 लेक्चर्स का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 5 लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं, यानी कि ये 5 लेक्चर्स को, जिसमें हम सबसे पहले जो है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा देखेंगे, न्यूमेरिकल नेचर ऑफ स्टैटिक्स देखेंगे, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स देखेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और एंड में देखेंगे कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के साथ जो है हमारा 5 लेक्चर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले पार्ट में इन 5 मतलब इस 5 लेक्चर की चीज़ों को देखेंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ के 5 लेक्चर वाली चीज़ों को देखेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में यानी कि यूनिट 3 वाले वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। उस वीडियो में मैंने कह दिया था कि अगर आपको वीडियो में कोई भी जगह कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में जो है कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 9-10 बजे भी मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं। यार इतनी रात को क्यों ही करते हो, मतलब सीरियसली आप मुझे मैसेज कर दो, मैं सुबह के टाइम आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा भी रहा हूँ, कि रात को 9-9 बजे कंटिन्यूसली कॉल करते हैं। मतलब एक बार अगर रिसीव नहीं किया तो इन लोगों की वजह से मुझे अपने इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ा। तो यहाँ पर हमें स्टैटिक्स में जो सबसे फर्स्ट जो पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि स्टैटिक्स का डेफिनेशन। तो बेसिकली जो ये स्टैटिक्स होती है वो ब्रांच होती है मैथ की, और वो मैथ की ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पर हमें जो है डाटा के कलेक्शंस के साथ डील करनी पड़ती है। अब ये जो डाटा है ये बेसिकली मोबाइल का डाटा नहीं है, ये एक तरह से आंकड़ा आप इसे कह सकते हो। और यहाँ डाटा का कलेक्शन मतलब बहुत सारे आंकड़े होंगे, अलग अलग नंबर्स। जैसे कि आपको मैं कह सकता हूँ कि किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों को किसी स्पेसिफिक कोई वैल्यू मिल जाता है। जैसे कि आप इसे कह सकते हो कि जैसे मैं आप सभी को क्लास 8 के बच्चों का एज दे देता हूँ। तो यहाँ क्लास 8 के बच्चे हैं, तो यहाँ एक बच्चा तो होगा ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर कम से कम 10 बच्चे या फिर 5 बच्चे, मतलब इतना तो है कि एक से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। और एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए सभी का एज जो है अलग अलग हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं यहाँ नहीं है कि सभी बच्चे जो है क्लास 8 में पढ़ते हैं तो उन सब का एज जो है बिल्कुल सेम होगा। मान लो कि एक बार के लिए उन सभी का जो साल है यानी कि ईयर जो है वो भी सेम हो, लेकिन मंथ मैच नहीं करेगा। और मंथ भी मान लो मैच कर लिया, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, तो उनका जो डेज है मतलब कि वो बच्चा इतना साल, इतना महीना, इतना दिन का है, तो सभी चीज़ें जो है यहाँ मैच नहीं करेगी। और इसीलिए जो है यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का जो है डाटा यानी कि एज या फिर जो भी आप मानने को मान सकते हो, सभी के अलग अलग होंगे। और स्टैटिक्स में बेसिकली हम उन्हीं डाटा का जो है एनालाइज करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि मीन होती है, मीडियन होती है, और उन सभी डाटास का जो मोड होता है वो सारी चीज़ें हम निकालते हैं। और स्टैटिक्स को जो है आप एक डिसीजन मेकिंग टूल भी कह सकते हो। अब इसे डिसीजन मेकिंग टूल किस लिए कहोगे, देखो यहाँ पर अलग अलग बच्चों की जो एज है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि क्लास 8 में जो है बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी एज अलग अलग होगी। तो इसलिए एज के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे की जो है पढ़ने की क्षमता इतनी होगी, किसी बच्चे की जो है बाकी क्षमताएँ अलग अलग होगी। मतलब एज के हिसाब से जो है उनकी क्षमताएँ अलग अलग यहाँ हो जाएगी। और इसीलिए जो है किस बच्चे को कितना सिखाना है, मतलब 8 क्लास के बच्चे को तो सभी को एक बराबर ही सिखाना है, लेकिन जिस बच्चे की थोड़ी कम एज होगी तो उसके समझने की शक्ति थोड़ी कम होगी, और इसीलिए जो है उसे थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। और यहाँ पर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि एक टीचर भी जो है स्टैटिक्स का यूज़ करता है। एक टीचर के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ कमज़ोर हैं तो कुछ तेज़ दिमाग वाले। तो यहाँ पर जो है एक टीचर जो है यहाँ अपना डिसीजन लेता है, मतलब कि वो स्टैटिक्स का यूज़ करता है। और स्टैटिक्स यहाँ डिसीजन मेकिंग टूल की तरह इस तरह काम करता है कि वो देखता है कि टीचर कि किस बच्चे का कितना दिमाग है, और उस हिसाब से ही वो बच्चों को सिखाता है। जिस बच्चे का कम दिमाग होता है उस बच्चे पे टीचर ज़्यादा जोर देता है, और जिस बच्चे का दिमाग ज़्यादा होता है उसे कम सिखा कर
भी वो बच्चा ईजिली समझ जाता है। और इसीलिए जो है स्टैटिक्स एक तरह का डिसीजन मेकिंग टूल है। और यहाँ डॉक्टर्स भी जो है स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं बेसिकली डिसीजन मेकिंग्स के लिए ही। जैसे कि वो सबसे पहले जो है बहुत सारे पेशेंट उनके पास आते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई बच्चा होता है, तो कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, लेकिन उन सभी की जो है एज अलग अलग होती है। और यहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास एक डाटा होता है कि इस एज के बच्चे को इतना खिलाना है, इस एज के व्यक्ति को इतना डोज देना है, और इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा। और उसके साथ यहाँ डॉक्टर ये भी देखता है कि इस इंसान की कंडीशन कैसी है, मतलब कि उनकी जो ये हेल्थ कैसी है, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। मतलब बहुत सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए होते हैं और कुछ लोग जो है काफ़ी स्वस्थ होते हैं। और उन्हें अगर बीमारी कुछ भी होती है तो स्वस्थ व्यक्ति को तो फुल्ली डोज मिल जाता है एक ही बार में, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। वहीं जो थोड़ा कमज़ोर व्यक्ति होता है उसे कम मात्रा में डोज मिलता है, ताकि उन डोज के साइड इफ़ेक्ट से उस व्यक्ति को कुछ ना हो जाए। और इस तरह से जो स्टैटिक्स का ही यूज़ डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, टीचर्स भी यूज़ करते हैं, और ये एक बेसिकली डिसीजन मेकिंग टूल की तरह काम करता है। अब आगे जो हमें पढ़ना है वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स। तो बेसिकली स्टैटिक्स के यहाँ जो है 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट टाइप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पर इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। अब यहाँ जो पहला टाइप है स्टैटिक्स का यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, यहाँ पर हम बेसिकली डाटा को समराइज़ करते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई डाटा दिया गया है, तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। जैसे कि उन्हें नापोगे, मेज़र करोगे मीडियन मेन और मोड जैसी चीज़ों से, उसके बाद रेंज जैसी चीज़ों को। और इन मीन मीडियन मोड जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें हमें आगे में पढ़नी है, मतलब और भी डिटेल से। तो हम इन सारी चीज़ों को आगे में और भी डिटेल से समझेंगे। उसके बाद जो यहाँ नीचे आता है, मतलब सेकंड जो हमारे स्टैटिक्स का टाइप आता है, वो हो जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। यहाँ पर बेसिकली हम दिए गए डाटास को देखकर आगे की मतलब आगे भविष्य में कैसा हो सकता है उसका एक तरह से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के पास होता है डाटा कि इस व्यक्ति को अगर बीमारी हुई है और उसका एज इतना है और वो पतला दुबला है, मान लीजिए वो कमज़ोर है, तो वह यहाँ पर जो है डॉक्टर अनुमान लगाता है कि इस व्यक्ति को कितना देना चाहिए। तो और ये जो सारी चीज़ें होती है ये इन्फरेंशियल स्टैटिक्स के अंदर होती है। अब यहाँ में आगे जो पढ़ना है वो हो जाएगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा। और मैं आपको बताने भूल गया कि यहाँ पर मैंने इसे हिंदी में भी दिया है, लेकिन मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया, तो उस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा में जो स्टैटिकल डाटा है उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ये हो जाएगा कि ये जो होते हैं एग्रीगेटेड डाटा होते हैं। अब ये जो एग्रीगेटेड डाटा, ये इनका वो कैरेक्टरिस्टिक है जो बोलता है कि जितनी भी डाटाएं होती हैं वो किसी ग्रुप में होती हैं, मतलब वो सिंगली नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लास 8 के अगर आपको बच्चों की जो है एज मिल जाएगी तो वहाँ सिर्फ एक ही एज आपको नहीं मिलेगी। क्लास 8 में जो है एक से ज़्यादा बच्चे होंगे और इसलिए जो है ये एक तरह से ग्रुप हो जाएगा, मतलब 3-4 बच्चे भी होंगे तो यहाँ एक ग्रुप ही हो जाएगा। और इसीलिए जो है स्टैटिकल डाटा जो होते हैं वो एग्रीगेटेड डाटा के नेचर के होते हैं। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पर आप उसका कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो वो हो जाएगा न्यूमेरिकल, मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पर स्टैटिकल जो डाटा होते हैं उनमें नंबर्स का यूज़ होता है, जैसे कि एज। फिर इसके आगे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वेरिएबिलिटी, मतलब कि ये जो स्टैटिकल डाटा है वो समय समय पे चेंज हो सकती है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है यानी स्टैटिकल डाटा का कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब कि ये जो है सिस्टमेटिक अप्रोचेस करती है। और स्टैटिकल डाटा का जो फिफ्थवा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जितने भी स्टैटिकल डाटा हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर के होते हैं। और इसके भी हिंदी वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ हमें आगे जो पढ़ना है, मतलब कि अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा नेचर ऑफ स्टैटिक, मतलब कि स्टैटिक्स का नेचर कैसा होता है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा साइंस एंड आर्ट, मतलब कि ये जो स्टैटिक्स है वो एक तरह का विज्ञान है और एक तरह का कला है। अब बेसिकली विज्ञान इसलिए है क्योंकि जैसे कि स्टैटिक्स डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, टीचर भी यूज़ कर रहे हैं, और ये एक तरह से विज्ञान है। उन्हें पता चल रहा है कि किस चीज़ को कितना करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स को भी स्टैटिक्स के ही ज़रिए पता चलता है कि किस पेशेंट को कितना डोज देना है। तो ये इसलिए एक विज्ञान है और आर्ट भी इसीलिए है क्योंकि ये एक तरह का एक कला है, एक तरह का ये आर्ट है। और ये फिर सेकंड में हो जाएगा नेचर में स्टैटिक्स का अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग कैसा है ये मैंने आपको आगे में भी बताया है। इसके ज़रिए जो है बहुत सारे लोग स्टैटिक्स का यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद थर्डवा जो इसका नेचर है वो हो जाएगा डायनामिक नेचर, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है कंप्यूटेशनल एडवर्टाइजमेंट का अलग अलग चीज़ों मतलब न्यू मेथड लाते हैं।
और इसका भी हिंदी आप नीचे में देख सकते हैं। और ये जो नेचर्स ऑफ स्टैटिक्स का हिंदी आपका यहाँ हो जाएगा सांख्यिकी की प्रकृति। उसके बाद यहाँ पर जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो हो जाएगा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, मतलब कि स्टैटिक्स की लिमिटेशन क्या होती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा, मतलब कि लिमिटेशन में इसका फर्स्ट लिमिटेशन यहाँ ये हो जाएगा कि नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस, यानी कि इसे आप कॉमन सेंस की तरह यूज़, मतलब उस तरह से उतना भी ज़्यादा आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान का विकल्प नहीं होता है। उसके बाद सेकंड लिमिटेशन इसका ये हो जाएगा कैन नॉट एस्टैब्लिश कैजुएशन, मतलब कि ये जो एक तरह से कैजुएशन के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। एंड इसका जो थर्ड वाला हो जाएगा लिमिटेशन वो हो जाएगा डिपेंड्स ऑन डाटा एक्यूरेसी। अब बेसिकली ये डाटा को देख के ही, मतलब उन डाटा पे ही डिपेंड्स होता है। अब डाटा आपके पास अगर नहीं होगा तो ये आपको कुछ चीज़ें, मतलब स्टैटिक्स का आप यूज ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी की एज नहीं पता चलेगी, अगर डॉक्टर को लोगों की एज नहीं पता चलेगी तो उसे किस तरह का डोज देना है वो नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए हम इसे कह सकते हैं, मतलब इसका पहला लिमिटेशन ये लिख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन डाटा एक्यूरेसी। अगर डाटा थोड़ा सा भी गलती होगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें गलती हो जाएगी, मतलब स्टैटिक्स पूरा गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति की जो एज है 20 साल होती होगी और वो उसे जो है, मतलब वो काफ़ी कमज़ोर होगा, लेकिन डॉक्टर के पास गलत डाटा जाता है कि वो 30 साल का व्यक्ति है और उसकी जो है हेल्थ काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर डॉक्टर जो है उसे ज़्यादा डोज दे देगा इस एक 30 साल के व्यक्ति के हिसाब से और एक स्वस्थ व्यक्ति के हिसाब से। और यहाँ पर इसका जो चौथा लिमिटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट हैंडल क्वालिटेटिव फिनोमिना। क्वालिटेटिव की मतलब वही गुण हो जाएगा और फिनोमिना का मतलब यहाँ पर एक तरह से हो जाएगा, यहाँ फिनोमिना का मतलब एक तरह से हो सकता है सिचुएशन, घटना, मतलब कि अगर यहाँ पर क्वालिटेटिव फिनोमिना अगर होता है तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। और इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सांख्यिकी की सीमाएं। उसके बाद यहाँ में अगला जो टॉपिक पढ़ना हो जाएगा वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब यहाँ बेसिकली हमें ये जानना है कि हम जो ये डाटास है, जितने भी स्टैटिकल डाटा है उनका कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी प्राइमरी डाटा हैं उन सभी का जो हम सर्वे, इंटरव्यूज़ और एक्सपेरिमेंट्स के तहत, मतलब इन तीनों के जरिए जो है उन डाटा का जो है कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी सेकेंडरी डाटा होंगे उन्हें हम गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एकेडमिक जर्नल्स एंड वेबसाइट के जरिए जो है उनका कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा टेक्निक्स। अब यहाँ पर टेक्निक्स मतलब कि यहाँ पर कुछ ये जो है टेक्निक्स का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, मतलब एक तरह से तरीका, जैसे कि आप लोग भी बोलते होंगे कि कोई इंसान के पास कोई शॉर्टकट तरीका होता है तो आप बोलते वाह क्या टेक्निक है। तो यहीं पर ये जो टेक्निक वाला में होता है ये बेसिकली डाटा को कलेक्शन करने का एक अलग ही टेक्निक होता है। ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से हटके होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, मतलब कि आप किसी भी रिकॉर्डेड इवेंट को देखोगे, बिहेवियर देखोगे, कुछ भी चीज़ों, और उसी को देख कर जो है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि इन्हें कैसे, किस तरह से इनका जो है आपको डिसीजन लेना है इन चीज़ों के लिए। और इसका हिंदी भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। डाटा का कलेक्शन मतलब वही ये डाटा का संग्रहण। इसके बाद हमें यहाँ अगला जो पढ़ना है वो हो जाता है यहाँ डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डायग्रामिक मतलब जितने भी स्टैटिकल डाटा हैं उन्हें आप कैसे प्रेजेंटेट कर सकते हो डायग्राम के फॉर्म में। तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर बार ग्राफ, दूसरा यहाँ हो जाएगा आपका पास पाई चार्ट, और उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हिस्टोग्राम, एंड फोर्थ यहाँ हो जाएगा आपका लाइन ग्राफ। तो इन चारों को जो है आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये जो वो चार कौन से डायग्रामिक प्रेजेंटेशन होते हैं डाटा, स्टैटिकल डाटा का, मतलब व्हाट इज़ द डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको इन चारों चीज़ों को लिखना पड़ जाएगा। और यहाँ आपका डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है हिंदी में हो जाएगा डाटा की आरेखीय प्रस्तुति, यानी कि डाटा को कैसे आप आरेख के रूप में प्रस्तुत करोगे, जिसमें पहला तो वही आपका हो जाएगा बार ग्राफ, पाई चार्ट, उसके बाद हिस्टोग्राम, और लास्ट में आपका हो जाएगा रेखा ग्राफ यानी कि लाइन ग्राफ। उसके बाद यहाँ जो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है वो हो जाएगा कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी का यहाँ मतलब क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ मतलब पहला तो आपका आवृत्ति हो जाएगा, उसके बाद एक और मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का बारंबारता।
अगर आपने क्लास 10th में जो है मैथ पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी ज़रूर नोटिस किया होगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी यानी बरम्परता याद आ रही होगी तो आपको याद आता होगा कि आपको जो भी नंबर्स का कलेक्शन या फिर डाटा का जो भी कलेक्शन दिया जाता है तो उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक नंबर, कोई स्पेसिफिक एक सिंगल डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे ही जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, चलिए। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन अ जॉइंट फैमिली टोटल 20 पीपल्स लीव, यानी कि किसी जॉइंट फैमिली में जो है 20 लोग रहते हैं और एंड पीपल्स एज इज़ लाइक, मतलब और पीपल उन लोगों की जो एज है वो कुछ इस तरह से है। किसी की 20 है, किसी की 5 है, किसी की 35, 37, 13, 9, 36, 65, 45, 63, 53, 40, 49, 35, 8, 19, 20, 39 और 9, ऐसे करके अलग अलग, मतलब 20 लोगों की जो एज है कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ 20 लोग हैं टोटल, और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दोगे, जैसे कि यहाँ 2 लोगों की जो एज है यहाँ पर 20 है, यानी कि 20 जो है 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए जो है यहाँ 20 मतलब डाटा 20 की जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 हो जाएगी, मतलब 20 जो है ये 2 बार आया है। उसी तरह से अगर आप और भी नंबर्स को यहाँ नोटिस करोगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि यहाँ जो है 35 2 लोगों की एज है, इसलिए यहाँ पर 35 की जो यहाँ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। एंड यहाँ पर 9 भी जो है 2 लोगों की एज है, तो यहाँ इसलिए 9 की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ 9 हो जाएगी, मतलब 9 की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ 2 हो जाएगी। एंड यहाँ जो आपको पढ़ना है यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ मीनिंग क्या होता है, जब आप मतलब किसी भी मतलब जो भी आपका डाटा का कलेक्शन दिया जाता है उसे आप एनालाइज करके अलग अलग डाटा को जो है मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी को निकालते हो कि ये डाटा जो है इतनी बार रिपीट हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हो सारे डेटास के जितने भी डेटास जो है मैच करती है। जैसे हमने उस वाले एग्जाम्पल को देखा था तो वहाँ पर 2 लोगों की एज जो है 20 हो रही थी, 2 लोगों की एज जो है 35 हो रही थी, 2 लोगों की एज जो है 9 हो रही थी। तो यहाँ पर हम जो इनके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम वही लिखेंगे कि 9 जो है 9 की जो फ्रीक्वेंसी है 2 हो रही है, और उसके बाद 35 की जो है फ्रीक्वेंसी 2 होगी, और इस तरह से जितने भी जो यूनिक डाटा जितने भी बन रहे थे उन सारे की जो हम कितनी बार उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है वो एक टेबल के जरिए हम दिखाएंगे, तो उससे ही जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहा जाएगा, वो भी हम आगे करके देखेंगे। और ये जो है यहाँ हो जा रहा है हमारा कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उन्हीं को ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला स्टेप जो होता है हमें वहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज डाटा को करना होता है, मतलब जो है जितने भी डाटास हैं उन्हें जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर एज वाला हमें डाटा मिलता है तो सबसे पहले हम वहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। अगर 10 साल तक की ही हमें जो है डाटा मिल रही है तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें पूरे 60 साल तक की या फिर 100 साल तक का डाटा मिल रहा है तो हमें यहाँ ऐसा लिखना पड़ जाएगा फर्स्ट कॉलम में कि 1 से लेकर 10 साल, उसके बाद 11 से लेकर 20 साल, उसके बाद 21 से लेके 30 ईयर। लेकिन अगर आपके पास मतलब 10 साल तक की एज तक की ही डाटा आता है तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो इसी को जो है हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ सेकेंड स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिफाइन क्लास इंटरवल। बेसिकली यहाँ डिफाइन क्लास इंटरवल जो हो जाएगा वो एज हो जाएगा। अगर आप एज के निकालते हो, अगर आपका जो डाटा का कलेक्शन है वो बेसिकली एज है, मतलब न्यूमेरिकल होगा ज़्यादातर। जैसे भी मैंने बताया था कि स्टैटिकल डाटा जो होते हैं उनका जो नेचर है ज़्यादातर वो न्यूमेरिकल होता है, मतलब कि वो नंबर के फॉर्म में होते हैं। तो उन्हें इसलिए जो है हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद जो है उन्हें उनका क्लास इंटरवल लिख लेंगे। अगर एज की होगी तो एज की क्लास इंटरवल हमें बनानी होगी और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद जो हम बाकी उसके एनालाइज करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो सारी चीज़ें निकालेंगे और एक टेबल बनाएंगे। चलिए इसे भी करके देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि किसी जॉइंट फैमिली में जो है टोटल 20 लोग रहते हैं और उनकी एज जो है कुछ इस टाइप की है, मतलब 20 है, 5 है, 35 है, 27 है, 13 है, 9 है, 36, 65, 45, 63, 53, 40, 49 ऐसे ऐसे करके है। तो अगर हम इनकी जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी।
इस जगह पे हमें जो है इनका सबसे पहले एज क्लास इंटरवल लिखना होगा, मतलब एज के लिए जो है क्लास इंटरवल लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। तो यहीं पर इसका जो आप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दोगे 1 से लेकर 10 साल। तो 1 से लेकर 10 साल वाले पीपल्स की जो एज कितने लोगों की एज है, कितने पीपल्स की एज है, वो सबसे पहले आप काउंट करोगे। जैसे कि एक 5 हो जा रहा है, दूसरा 9 हो जा रहा है, एंड तीसरा 8 हो जा रहा है, एंड फोर्थ जो हो रहा है वो 9 हो रहा है। मतलब यहाँ 4 लोगों की जो एज है वो 1 से लेकर 10 साल के बीच की है। तो इसलिए जो है 1 से लेकर 10 की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है आप यहाँ 11 ईयर से लेके 20 ईयर तक की फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले ये 20 एक कट जाएगा, फिर 13 कट जाएगा यहाँ, फिर यहाँ 19, फिर 20, मतलब कि 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लोगों की जो है, फिर से 4 लोगों की एज जो है 11 से लेके 20 साल के बीच की है। इसलिए 11 से लेके 20 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ 4 हो जाएगी। और इस तरह से जो है हम पूरे सभी के जो है ये सभी मतलब एज ग्रुप की जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 1 से लेके 10 की फ्रीक्वेंसी निकाली। अब उसके बाद जो है हम 11 से लेके 20 की निकाल चुके हैं, और उसके बाद जो है हम 21 से लेके 30 की निकालेंगे, एंड देन हम 31 से लेके 40 की निकालेंगे, एंड ऐसे ही करते करते हम पूरे एंड तक की निकालेंगे। तो चलिए अब कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 8 एज अ क्लास इंटरवल ऑफ गिवन डाटा। मतलब ये जो आपको डाटा दिया गया है, नीचे में जितना भी डाटा दिया गया है, जैसे कि 50, 60, 48 कर करके ये जो डाटा आपको मिला है, इसका फ्रीक्वेंसी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है और 8 एज अ क्लास इंटरवल लेना है। अब यहाँ 8 एज अ क्लास इंटरवल लेना है, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये नोटिस कर लेना है कि क्लास इंटरवल कितने के लिए दिया है, तो 8 है। तो यहाँ 8 एज अ क्लास इंटरवल है। अब इससे सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ये जो डाटा मिली है, ये में जितनी डाटा मिली है उसमें जो सबसे बड़ा है उसे नोट करना है, और उसके बाद इस डाटा में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे नोट करना है। तो यहाँ हम अगर ध्यान दें तो यहाँ सबसे लार्जेस्ट वैल्यू या कहे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी। तो हम वही लिख देंगे सबसे पहले कि लार्जेस्ट वैल्यू या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 60, और उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 10। मतलब जो सबसे इस डाटा में जो सबसे छोटा है वो 10 नंबर है, और इस डाटा में जो सबसे बड़ा है वो 60 है। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ दिया गया है कि क्लास इंटरवल हमें 8 को लेना है। देन आपका जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास इंटरवल में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 10 से लेके 17 तक। अब यहाँ 10 से लेके 17 क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ जो आपका क्लास इंटरवल है वो बेसिकली 8 है। अगर आप यहाँ ध्यान दो, अगर आप 10 को जो है आपका फर्स्ट मानते हो तो यहाँ पर आपका जो है 11 जो है आपका यहाँ दूसरा हो जाएगा, 12 जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, 13 जो है आपका यहाँ चारवा हो जाएगा यानी फोर्थवा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो 14 जो है आपका यहाँ पाँचवा हो जाएगा, 15 जो है यहाँ आपका सिक्सवा यानी कि सिक्सवा हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ 16 जो हो जाएगा आपका वहाँ पर सातवां यानी कि सेवेंथवा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है आपका 17 जो हो जाएगा वो आपका 18वां हो जाएगा, और यहाँ क्लास इंटरवल 8 है, और इसलिए जो है 10 से लेके आपको यहाँ पर 17 मानना पड़ेगा। एंड इसीलिए जो हम क्लास इंटरवल के नीचे जो हम यहाँ 10 से लेके 17 ले रहे हैं, यानी 10 से लेके 17। उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले वही नोटिस करेंगे कि इस गिवन डाटा में जो है 10 से लेके 17 तक के नंबर्स कितने बार आ रहे हैं। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 10 पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो यहाँ 10 से लेके 17 तक के जो नंबर्स हो रहे हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो 8 हो जा रहा है। और इसे टेली मार्क के अंदर आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप उसे जो है टेली मार्क के थ्रू जो है डिफाइन कर सकते हो, यानी कि दिखा सकते हो, दर्शा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए जो आप यहाँ पर लिख दोगे 18 से लेके 25। इसमें भी जो है क्लास इंटरवल जो है 8 था, इसलिए यहाँ पर 18 से 25 हुआ। अगर यहाँ क्लास इंटरवल जो है आपका 9 होता है तो यहाँ 18 से 26 हो जाता।
उसके बाद सेकंड वाला में भी क्लास इंटरवल जो है आप वहाँ 26 से लेके 32 कर दोगे। उसके बाद नीचे वाला में 33 से 41 एंड उसके बाद 42 से 49, 50 से 57, 58 से 65। क्योंकि यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल जो है हमारा 8 है, इसलिए 58 को अगर 1 मानोगे तो आपका जो है 65 यहाँ पर 8वां हो जाएगा। और इस तरह से जो है आप अगेन करोगे कि 18 से लेकर 25 तक के बीच का नंबर जो है यहाँ पर कितनी बार आया, उसे भी अगर आप काउंट करोगे इस गिवन डाटा से, तो यहाँ पर उसका जो है आंसर आपका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है आपका यहाँ 4 हो जाएगी। उसे टेलीमार्क में आप इस तरह से दिखा सकते हो। 26 से लेकर 32 तक के नंबर्स की जो है कितनी बार रिपीट हुई है वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो यहाँ वो जो है 2 हो जाएगी। उसके बाद 33 से लेके 41 तक के नंबर्स का जो है फ्रीक्वेंसी कितने, अगर आप वो ध्यान दोगे तो वो 3 हो जाएगा। उसे नंबर में आप कुछ ऐसा दिखा सकते हो। उसके बाद 42 से लेके 49 तक के नंबर्स के मतलब उन 42 से लेके 49 तक के नंबर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ 8 हो जाएगा। 8 को आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो। उसके बाद 50 से लेके 57 के बीच का नंबर्स का जो है फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। 58 से लेकर 65 तक के नंबर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ 1 हो जाएगा। और इस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप टेबल बना सकते हो। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप उसका जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बना सकते हो। एंड लास्ट में जो है आप सिग्मा एफ दे दोगे। सिग्मा एफ का मतलब वही हो जाएगा सम एफ, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इन सभी फ्रीक्वेंसी का प्लस कितना हो जाएगा, मतलब कि 8 + 4 हो जाएगा। फिर उसको आप 2 से प्लस कर दोगे, उसको 3 से प्लस कर दोगे, उसके बाद उसे 8 से प्लस कर दोगे, उसे 2 से प्लस कर दोगे, और जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको मिली है वो टोटल जो है आपका मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ये जो है इन सभी मतलब कितने कितने नंबर्स मतलब कितने डाटा दिए गए हैं उनके बराबर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेसिकली 5 मार्क्स के आते हैं, तो इसलिए जो है इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इन्हें अच्छे से आप बनाइए। और इस जैसे और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। तो इन्हें जो है बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने बोले, जो भी आपको डाटा मिले उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने बोले, एंड फिर उसका जो है मीडियन निकालने बोले, मोड निकालने बोले, और इस तरह से मीन भी निकालने बोले। तो मीन, मीडियन और मोड ये तीनों चीज़ों को निकालने बोल सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ। तो ये जो है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये मीन, मीडियन और मोड ये जो है हम इस मतलब यूनिट 4 के जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम जो है मीन, मीडियन और मोड को देखने वाले हैं। तो जल्दी से जो है आप इस वीडियो को क्लियर कर लीजिए, ताकि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मतलब यूनिट 4 के पार्ट 2 जो आने वाला है उसमें जो है हम मीन, मीडियन और मोड को अच्छे से समझेंगे और उसे कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। अब चलिए कुछ MCQs को भी देख लेते हैं। तो ये जो MCQ है ये डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स वाले सेक्शन से आ जाता है, जिसका आंसर बी है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टैटिक्स का बेस्ट डेफिनेशन पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा से एक MCQ है। उसके नीचे और एक है MCQ जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा से है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टैटिक्स से एक और MCQ है, मतलब कि 2 MCQs हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स से हमारे पास जो है 3 MCQs हैं। इनके भी आंसर्स को जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और इस तरह से 9 नंबर का भी MCQ कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डायग्रामिक प्रेजेंटेशन डाटा से भी आपका जो है यहाँ पर जो है MCQ बन रहा है। इनका भी आंसर जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो है आपको 3 क्वेश्चन मिल जाए, मतलब कि ये 1, 2, 3 ये जो तीनों क्वेश्चन अगर आपको दे दें 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो वो A, B और C के फॉर्म में होगा। मतलब कि इससे 5 नंबर मिलेगा, इससे 5 नंबर और इससे, और टोटल जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के सेक्शन में। तो बेसिकली जो है सबसे यहाँ पर जो है जो वाला टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो पहला आपका डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिकल डाटा भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेचर ऑफ स्टैटिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। लिमिटेशन को आप एक बार के लिए थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को जो है हल्का हल्का पढ़ के चलिए। उसके बाद यहाँ से कलेक्शन ऑफ डाटा से क्वेश्चन है, फिर डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये 2 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं।
लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो है इस तरह के क्वेश्चन आने के कम चांस है, बट फिर भी आप इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन हाँ, इन क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार जरूर से निकालने का ट्राई करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मीन, मीडियन, मोड, रेंज, लेसन वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और वो जो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर अपना पेन फेंको, नोट्स फेंको या एडमिट कार्ड फेंको। चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और बेल आइकन को भूलना मत, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो डालना भूल जाऊँगा। और अब मैं भी चलता हूँ, मुझे अपना इंस्टाग्राम डिलीट करने जाना है, अपने लिए MDC एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने जाना है। वैसे इन नोट्स का PDF आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, सबको बताना मत, वरना कुछ लोग हैं जिन्हें रील्स देखने से ज़्यादा मज़ा मुझे कॉल करके परेशान करने में आता है।